नमस्कार, मैं नेहा से। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की संसाधन एवं विकास। हमने पिछले भाग में पढ़ा कि कैसे जो संसाधन है वो किसे कहते हैं, मानव उसका उपयोग कैसे कर सकता है, उसको हमें कैसे उसके ज़्यादा उपयोग से हमें क्या क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं और उनको हम नियोजन कैसे कर सकते हैं। हमने एजेंडा 21 और रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट के बारे में भी पढ़ा था। अब हम बात करेंगे भारत में इन संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है या कैसे कर सकते हैं, उनके मुख्य बिंदुओं पर। चलिए बात करते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, संसाधन जो रिसोर्सेज हैं वो हर जगह इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और ना ही उनकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो भी एक जैसी है। जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है, जो क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उनके नियोजन को उनको प्लान करना कि उनको हम कब कैसे कितना यूज़ करें, उनके साथ हम अपने देश का विकास कैसे करें, इन सब मामलों को बनाना, इनके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकत्रित करना, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पहली बात करते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों या संसाधनों में पहचान कर उनकी तालिका बनाना, मतलब इंडेक्स बनाना। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब हमें नियोजन करना होता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उनका इंडेक्स बनाना कि हमारे किस भाग में देश के किस भाग में कौन सा वाला जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है, संसाधन उपलब्ध है और उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कितने एरिया में हमें कब तक लगभग कितनी मात्रा में वो हमें मिल सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, उनकी टेक्निक, कौशल और संरचना नियोजन का ढांचा तैयार करना। मतलब हमें प्लानिंग करनी होगी कि हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर उनको निकालने के बाद हम उसे कैसे प्रोसेस करेंगे, उसमें कितना पैसा आएगा और उसको हम अपने देश या अपने लोगों के विकास के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय। मतलब एक तरफ तो हमारे संसाधन के विकास जो योजनाएं हैं वो भी, उनका भी विकास होना चाहिए, दूसरी तरफ जो हमारा राष्ट्र है उसकी भी विकास की योजनाओं में उसका समन्वय होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पैसा सिर्फ रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में लगा देंगे, उनको निकालने में लगा देंगे, तो हम उस रिसोर्स को यूज़ कहाँ करना है और ऐसा ना हो कि वो जो रिसोर्स है, वो जो संसाधन है वो उड़ जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना है कि उसका यूज़ हमें ऐसे करना है कि एक तरफ तो संसाधन भी यूटिलाइज होने लगे और दूसरी तरफ हमारे देश का या राष्ट्र का भी विकास साथ साथ चलता रहे। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में परिवर्तन के अभाव के मात्र साधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों की गिनती में आते हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनमें संसाधन की कमी है पर वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। हमने बात करी थी पिछले वीडियो में दिल्ली की। अगर हम दो क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे दिल्ली और झारखंड, अगर हम इन दो एरियाज़ को, दो क्षेत्रों को देखें तो दिल्ली के पास कोई खास संसाधन उपलब्ध नहीं है लेकिन वो डेवलप्ड है। और अगर हम उसी के विपरीत अगर हम झारखंड जैसे एक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ संसाधन तो बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ विकास उतना नहीं है। तो ये निर्भर करता है कि उस संसाधन का उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं और वहाँ किस तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे। अगर हम अपने ब्रिटिश एरा की बात करें, अगर हम कॉलोनियल टाइम की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर जिन्होंने जब भी आक्रमण किया तो उनका मुख्य आकर्षण जो था वो संसाधन प्रदेश थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,
बॉम्बे या महाराष्ट्र, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो ऐसे एरिया को ही ढूंढें या उन पे ही कब्जा करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन उपयुक्त हैं। उपनिवेशकारी देशों में प्रौद्योगिकी के सहारे उनके पास एक चीज़ मात्र क्या थी, संसाधन को निकालने की टेक्निक, है ना, या उसको यूज़ कैसे करते हैं इसकी टेक्निक। अगर उनके अपना आधिपत्य स्थापित किया, शोषण किया और संसाधन किसी प्रदेश में विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उस जगह पर उसका प्रौद्योगिक विकास मतलब टेक्निक आ सके। इसी बात पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो है उसके पास टेक्निक है, इसलिए वो विकास करता जा रहा है। और झारखंड एक ऐसा एरिया है जिसके पास रिसोर्स तो है, लेकिन माइनिंग होने की वजह से, है ना, वहाँ पर आदिवासी होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से वो उतना विकास नहीं कर पा रहा है। मानव संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उसमें प्रौद्योगिक, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ओके, संसाधनों का संरक्षण। अब ये जो संसाधन है हम इनको रिजर्व कैसे, बचा कैसे सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज़ कर सके। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग इस कारण सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकता है। मतलब हमें सोच समझ के इसे खर्च करना है, सोच समझ के हमें इसे रखना है, बचाना है, जिससे हम इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकें। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण नेताओं और चिंतकों का विषय रहा है कि इसे कैसे बचाया जाए और इसे कैसे कम से कम यूज़ किया जाए। उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण में अपनी चिंता प्रस्तुत की थी और उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। जैसे उन्होंने कहा था, हमारे पास एक व्यक्ति की आपूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब हमारे पास उतने संसाधन तो उपलब्ध हैं कि हम किसी को भूखा नहीं रख सकते या किसी को हम गरीब नहीं रख सकते, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी की पेटियां या तिजोरियां भरते रहें। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी संसाधन का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना कि उस व्यक्ति की पूर्ति के लिए ज़रूरी हो, जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो। संसाधन के ह्रास लालची और स्वार्थी व्यक्ति के अनुसार उसे उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार हैं और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब उनका कहना था कि अत्यधिक उत्पादन नहीं करना चाहिए। जो लोग लालचवश बहुत ज़्यादा उत्पादन करवाते हैं, दिन रात धरती को खोदते हैं या उनमें से चीज़ें निकालते हैं, ये कभी ना कभी हमारे संसाधनों को ख़त्म कर देंगे और उसका दुष्प्रभाव हम सबको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी 1968 में क्लब ऑफ रोम के थ्रू। फिर 1974 में एक पुस्तक थी, सुमेशर एक राइटर थे, उनकी पुस्तक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी इन्होंने। और 1987 में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी एक मूलाधार योगदान दिया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हम सबका फ्यूचर इस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। 1992 में फिर से हमने पढ़ा है रियो डी जेनेरियो के बारे में, जिसमें कि लगभग 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर सबने अपने अपने संसाधनों को कैसे हम यूज़ करें और कैसे हम अपनी टेक्निक को बढ़ावा दें, एक दूसरे का सहयोग करें, इन सब के बारे में बात की गई थी। तो ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। और मुझे लगता है आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं भू संसाधन के साथ अगले पैराग्राफ में। थैंक यू।